गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, न्यूज़ में से जो बनाए जाते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और 29th ऑफ नवंबर पे हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और यहाँ पे जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसे देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो राज्यसभा के ऊपर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वेस्ट एशिया के बारे में जानेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में देखेंगे, राइट टू बेल क्या होता है इसके बारे में भी एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के अंदर वैसे वियतनाम को लेकर भी दिया गया था तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना है, और क्लाइमेट को लेकर भी एक आर्टिकल दिया गया था। सब्सिडी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। देन अथीना स्वॉन के बारे में भी एक क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले के ऊपर हिस्टोरिकल क्वेश्चन है लेकिन न्यूज में मेंशन किया गया था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ड्राई स्वैब आरएनए एक्सट्रैक्शन के बारे में भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका पूरा करंट अफेयर्स एसएनटी यहाँ पर जो हिस्टोरिकल है आस्पेक्ट, वो इंटरनेशनल रिलेशंस और मैप रिलेटेड क्वेश्चन सभी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो @prince_luther पे मुझसे पूछ लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर। एंड वेलकम टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने रिसेंटली हमारी वीडियो सीरीज को ज्वाइन किया है, तो नीलिमा टूडू, अश्वनी मिश्रा, ईशा सैनी एंड एरोकम्पो। चलिए, जो मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट, इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। exam.netmock.com के ऊपर जाके आपको लॉग इन करना है और फर्स्ट टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इससे आपको आपकी स्टैंडिंग जो है वो भी पता चल जाएगी कि आपकी अभी प्रिपरेशन कितनी है, कितना आपका स्कोर आ रहा है और कट ऑफ कितनी है, और साथ में एक ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यूपीएससी कोड के साथ। मैं तो कहूंगा कि इस स्लाइड को आप प्रिंट करा के अपने रूम में लगा लीजिए और एवरीडे बेसिस पे इसे जरूर देखिए और जरूर पढ़िए। अदरवाइज चाहें तो आप किसी पेपर पे भी ये जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं इसको अपने रूम में जरूर लगाइएगा, बिकॉज एग्जाम के लिए जो सेल्फ बिलीफ होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और व्हेन यू डू नॉट फील गुड अबाउट योरसेल्फ तो एग्जाम तो पास होना बहुत दूर की बात हो जाती है। सो व्हेन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ देन आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो राइज करने लगता है। जब आपके अंदर लगता है, आपको आपका खुद की एबिलिटीज के अंदर विश्वास जो है वो जनरेट होने लगता है, देन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के, बिकॉज देन यू हैव दिस फीलिंग इनसाइड योरसेल्फ कि आई कैन डू इट। अदरवाइज क्या होगा, जब आप खुद ही बिलीव नहीं करेंगे कि आप इस एग्जाम को कर सकते हैं तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो भी उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे और एग्जाम जब सामने आएगा तो वो क्रैक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपको अपनी एबिलिटीज के अंदर विश्वास होता है, आई कैन डू दिस एग्जाम इज मैनेजेबल, देन डेफिनेटली आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो भी आपके विश्वास, जो आपका बिलीफ होता है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जो एफर्ट्स है इवेंचुअली आपको आपका एग्जाम क्रैक करा देते हैं। तो जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस होता है वैसे आपके एक्शंस होते हैं और वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं। थॉट प्रोसेस अगर आपका ऐसा है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर दूंगा तो एक्शन भी आपके वैसे ही होंगे और रिजल्ट भी वैसा आएगा। अगर थॉट प्रोसेस में ही आपने बैटल को नहीं जीता है, आपके जो दिमाग में बैटल चल रही है कि क्या इस एग्जाम को करा जा सकता है या नहीं, अगर आप वहीं पे हार गए तो आपके एफर्ट्स भी वैसे ही होंगे और रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज इन योर साइकोलॉजी सो दैट यू कुड सी दैट चेंज इन रियलिटी। चलिए, जो हमारी प्री कम मेन सीरीज है उसके अंदर आप विंटर 50 कोड को यूज कर सकते हैं और यू कैन गेट द 50% डिस्काउंट फॉर दैट। जो मार्किंग स्कीम रहने वाली है, देखिए 6 एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने ही करने हैं ताकि 6 आपका स्कोर आ सके, और इससे ज्यादा आप स्कोर करते हैं ओनली देन 6 से ज्यादा ओनली देन यू विल बी इन द सेफ जोन। इफ यू स्कोर लेस देन 6 से कम स्कोर आपका रहता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन, और यहां पे आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है टिल द टाइम आपका 6 से ज्यादा स्कोर नहीं आता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है राज्यसभा को लेके। वैसे तो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन न्यूज में दिया गया था, इस वजह से क्वेश्चन बनाया। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी थर्ड ईयर। हर तीसरे साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। Its nominated members are usually amongst persons having special knowledge और practical experience in literature, science, art and cooperative movement। तो इसके अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनको कि नॉमिनेट किया जाता है, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे आते हैं बताऊंगा। बट यहाँ पे जो नॉमिनेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो होता है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे जो बताया गया, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये भी हो सकता है। इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। इसका डिसोल्यूशन जो है वो नहीं किया जा सकता। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करें। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा इश्यू न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली बीजेपी जो है उन्होंने राज्यसभा के अंदर बाइपोल हो रहे हैं, क्योंकि एलजेपी लीडर रामविलास पासवान जो थे उनकी हो गई डेथ और उसके बाद वो सीट हो गई वेकेंट। तो राज्यसभा के अंदर जो बाइपोल्स हो रहे हैं वहां से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं उनका नाम है सुशील कुमार मोदी। तो यहाँ पे डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार को नॉमिनेट किया गया है इसके लिए, इस सीट के लिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्या यहाँ पे इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता? तो यस, राज्यसभा जो है इसका डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता। देखिए हमारे पास सेंटर में क्या होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट के अंदर क्या होता है,
स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो डिसोल्यूशन है वो हो सकता है, तो यस इसे डिसोल्व किया जा सकता है। सिमिलरली लोकसभा को भी डिसोल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को डिसोल्व नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आते हैं, क्या 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं? देखिए 1/3 मेंबर्स तो राज्यसभा के अंदर रिटायर होते हैं, बट दैट हैपेंस एवरी 2 years। हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो यहाँ पे रिप्लेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे एवरी 3rd ईयर नहीं है, एवरी 2nd ईयर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है आपकी करेक्ट। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे नॉमिनेशन तो किया जाता है। देखिए प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में आर को देखकर, आप इसको याद रखिएगा, राज्यसभा में आर जो है ये कैसे बना है, 1 और 2 को मिला देंगे तो आर बन जाएगा। तो इसी तरीके से 12 मेंबर्स, 1 और 2 क्या होता है, 1 और 2 मिलकर 12 बनाता है। तो 12 मेंबर्स जो होते हैं यहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो कि स्पेशल काइंड की नॉलेज रखते हैं, स्पेशल पर्टिकुलर डिसिप्लिन को होल्ड करते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट। लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया, न्यूज क्या थी, इसके कंसर्निंग कुछ और चीज जानना चाहते हैं तो देखते हैं। तो नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा आर पर्सन विद एमिनेंट, क्यों एमिनेंट क्यों कहा गया, क्योंकि आर्ट, लिटरेचर बैकग्राउंड से होते हैं, पर अपनी अपनी फील्ड के अंदर इन्होंने महारत हासिल कर रखी होती है, अपने अपने एरिया के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन किया होता है। देन ये जो नॉमिनेशन होता है किस किस को दिया जाता है, जब आप लिटरेचर के बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस के बैकग्राउंड से, आर्ट या फिर सोशल साइंस। यहाँ पे वो कोऑपरेटिव वाला जो एक वर्ड यूज किया गया था वो नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एज पर द 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को राज्यसभा जो थी उसके अंदर 216 मेंबर्स थे, ठीक है, और 12 मेंबर्स जो थे यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है। तो 216 में 12 मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड थे, 204 जो थे वो इलेक्टेड थे, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता और एवरी 2 years में 1/3 लोगों को यहाँ पर रिटायर कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक इतनी नॉलेज काफी है इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। तो जो चारों कंट्रीज हैं आपको इसको वेस्ट टू ईस्ट में लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कुछ, जस्ट अ सेकेंड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, इस डायरेक्शन में लगाना है। ओमान है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सोचिए क्या आंसर होगा, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर देखेंगे इसको। चलिए आई होप सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में आपने। ये बेसिकली विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन है जो आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको ये चीजें आपने मैप के ऊपर अच्छे से देखी हुई है, लोकेट करी हुई है। अदरवाइज इसके ऊपर आप गेस नहीं कर सकते कि कौन ईस्ट में होगा कौन वेस्ट में होगा। तभी मैप जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अपने जो मैप्स होते हैं, एटलस बुक है, चाहे तो उसके कुछ पेजेस निकाल के आप अपने रूम में अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, सो दैट आते जाते आपकी नजर उनके ऊपर पड़ती रहे। या फिर चाहे अगर अपनी एटलस बुक को आपको लगता है खराब नहीं करना है, यू कैन जस्ट टेक द जेरोक्स और एक नई कॉपी, एक दूसरी कॉपी भी परचेज कर सकते हैं एटलस की, और उसके कुछ पेजेस जो है वो आप अपने रूम के अंदर, अपने वॉशरूम के अंदर चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आपकी नजर उसके ऊपर आते जाते पड़ती रहे। और एवरी टाइम जब भी आप मूव कर रहे हैं अपने रूम के अंदर, कुछ 2-3 फैक्ट्स जो हैं, 2-3 जो लोकेशन है वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। चलिए, तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, हमारे यहाँ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने यूएई के साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि पोस्ट कोविड या फिर कहीं ड्यूरिंग कोविड पीरियड के अंदर हम लोग अपनी जो कॉपरेशन है वो इस कंट्री के साथ इंक्रीज करना चाहते हैं, यूएई के साथ। देखिए बात क्या होगी, खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट की। काफी सारे ऐसे लोग जो हैं यूएई में जाते हैं इंडिया से, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट करी जाती है। लेकिन कोविड टाइम पे क्या हुआ, उन सभी लोगों को वापस आना पड़ा। इस वजह से हुआ क्या, हमारी कंट्री के ऊपर प्रेशर बढ़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, उन लोगों के लिए भी जो पहले बाहर किसी न किसी तरीके के प्रोफेशन के अंदर लगे हुए थे। पहले तो हमारी कंट्री के अंदर बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज पहले ही कम है, जो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तक पहले भी काफी ज्यादा था। लेकिन अब कोविड-19 के टाइम पे बाहर से भी जो इंडियंस हैं आएंगे तो डेफिनेटली उनको भी जॉब देना पड़ेगा, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से यूएई से बात करी जा रही है कि आप कितने लोगों को यहाँ पर दोबारा से ये अपॉर्चुनिटीज, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूएई जो था इस वजह से न्यूज में था, लेकिन सिर्फ यूएई में ही नहीं, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, ओमान हो, या फिर दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री हो, वहां पर इंडियंस जाते हैं और डेफिनेटली किसी न किसी प्रोफेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अब आती है बात इन कंट्रीज की लोकेशन की। तो यहाँ पे सबसे ईस्ट में देखा जाए तो कौन है और सबसे वेस्ट में देखा जाए तो कौन है। हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो सबसे पहले तो है सऊदी अरेबिया, ठीक है, सेकेंड नंबर पे है बहरीन, थर्ड पे है यूएई, और फोर्थ नंबर पे ओमान, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो सऊदी अरेबिया वेस्ट टू ईस्ट में नंबर 1 पे था, देन था बहरीन,
देन है UAE, देन है आपका ओमान। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4321, दैट इज डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे मैप जो है, चाहे तो इसकी भी फोटो लगा के आप अपने मोबाइल के अंदर वॉलपेपर बना सकते हैं, या फिर अपने डेस्कटॉप के ऊपर वॉलपेपर बना सकते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप ऑन करते हैं कम से कम मिडिल ईस्ट वाला एरिया तो आपका कवर हो जाए। जब आपको ये सारी लोकेशन अच्छे से याद हो जाए, अपने लैपटॉप का जो वॉलपेपर है उसे चेंज कर दीजिएगा और वहां पर कोई नई मैप की इमेज लगा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लैपटॉप खोले तो आपको वो चीजें दिखें और वो आपको याद भी रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO के बारे में है। पूछा गया SCO के बारे में, जो वेरियस स्टेटमेंट दे रखी है उसको कंसीडर करो और बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। न्यूज में क्यों था वो तो देखेंगे, बट पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इट्स अ साउथ एशियन ओनली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो बेसिकली साउथ एशियन ओनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिर्फ साउथ एशियन की कंट्रीज हैं इसके अंदर, हो सकता है। और यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, जो कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेशन करेंगी, पीसफुली अपने रिलेशन मेंटेन करेंगी, स्टेबिलिटी रीजन के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, रशियन और चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसको 2001 में क्रिएट किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस कर। चलिए, तो रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, नहीं है, व्लादिमीर नोरोव। यहां पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही जा सकती है, कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको इन्होंने प्रेज किया और कहा कि जो आपका इनिशिएटिव है सेल्फ रिलायंट इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, वो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो प्रेज किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इस वजह से पूरी न्यूज दे रखी थी, आर्टिकल दिया गया था, और SCO जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी जाए तो इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज नहीं है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, तो इसी वजह से इसे यूरो एशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसका मेन मकसद पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा यूरेशियन में कौन कौन सी इसके अंदर कंट्रीज आती हैं, उसके 2 या 3 कंट्रीज के नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहली स्टेटमेंट हो जाती है इस वजह से गलत, और पहली स्टेटमेंट गलत हुई तो A और B को आप कर लीजिए एलिमिनेट। अब आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, तो रशिया और चाइना इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो यस, रशियन और चाइनीज जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इस ग्रुप को 2001 में बनाया गया था। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। सो इट्स अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मान लिया यूरेशियन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने आपको बताया, है 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। SCO चार्टर जो था 2002 में साइन किया गया था, और 2003 में ये फोर्स में आया था। इट्स अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बेसिकली चार्टर की बात करी जा रही है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके गोल्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कौन सी वैल्यू ये फॉलो करता है, कौन से ऑब्जेक्टिव जो है इसको अचीव करने होते हैं। और लैंग्वेज के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। कंट्रीज में आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके बारे में आंसर करेंगे। चलिए, राइट टू बेल पूछा गया है, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ, किस आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू बेल? आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 21, 15, 14, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 50 तक। ये तो आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे चलते चलते पूछ लेता है आर्टिकल 27 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये आर्टिकल्स आपको याद होंगे, इसमें ज्यादातर होंगे आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको याद होते हैं ना, तब मजा आता है मेंस का आंसर लिखने में, क्योंकि आप चीजों को करने लगते हैं कनेक्ट। जब भी किसी भी एरिया के ऊपर आप आंसर लिख रहे होंगे, वो एरिया कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से और डीपीएसपी से जरूर एसोसिएट करेगा, और वहां पर जब आप लिखेंगे एज पर आर्टिकल 21 दिस, एज पर आर्टिकल 27 दिस, तो आपका आंसर हो जाएगा एक होलसम आंसर, और उसमें मार्क्स ज्यादा मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप आंसर लिखें, वहां पे कोशिश करें इस तरीके की जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डालने की, जो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से कंसर्निंग आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया राइट टू बेल के बारे में, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेल होता क्या है, बेसिकली इट्स अ कंडीशनल रिलीज, प्रोविजनल रिलीज जो होता है उसको बेल कहा जाता है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल, पर्सनल लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारा यहां पे कर्तव्य है, ऐसा कहा गया है। राइट टू बेल की बात करें तो जो आर्टिकल 21 है आपका राइट टू लाइफ, उसके अंतर्गत ये आता है। आपको पता है आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ को ही नहीं बताता है, काफी सारे इन्फर्ड राइट्स इसके अंदर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, राइट टू स्लीप, आपको रात को सोने को मिले, दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये किसी का राइट नहीं है कि रात को वो बहुत
तेजी से म्यूजिक जो है वो चला रहा है, कोई डीजे चल रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्योंकि राइट टू स्लीप आपका फंडामेंटल राइट है, उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। इसी वजह से काफी सारी जगह पे आपने देखा होगा देयर आर रिस्ट्रिक्शंस कि अगर किसी को म्यूजिक लाउड बजाना है तो वो सिर्फ 10-11 बजे तक ही कर सकते हैं, उसके बाद लोग यूजुअली करते हैं विच इज अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, बट वो करना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही आर्टिकल 21 के अंदर और भी काफी सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि राइट टू बेल जो है ये भी आपके आर्टिकल 21 में आता है, और यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये न्यूज में था। आंसर आपका हो जाएगा बी। इसको लेकर कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो 3 तरीके की बेल्स होती हैं, इसको जान लीजिए। आईपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आपकी जो आपकी वर्किंग रहेगी उसमें काफी ज्यादा एप्लीकेशन इसका होने वाला है। तो रेगुलर बेल होती है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल अरेस्ट हुआ है उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करता है, बेल मिल जाती है, तो वो 437 439 सीआरपीसी के अंदर उसे अप्लाई करना पड़ता है। इंटरिम बेल में क्या होता है, इंटरिम बेल इज ग्रांटेड फॉर अ टेम्परेरी एंड शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट till the application seeking anticipatory bail or regular bail is pending before the court। तो रेगुलर बेल के लिए या एंटिसिपेटरी बेल के लिए किसी इंडिविजुअल ने फाइल किया, उसके ऊपर अभी सुनवाई नहीं हुई है, तो मीनवाइल बेल दे दी जाए, उसको कहते हैं इंटरिम बेल, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है, ताकि जब तक आपकी एंटिसिपेटरी और रेगुलर बेल की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाता। तीसरी बेल होती है एंटिसिपेटरी बेल। इसमें क्या होता है, अभी आपको अरेस्ट भी नहीं किया गया है, उससे पहले ही आपने बेल की एप्लीकेशन डाल दी, क्योंकि आपको ऐसा डर है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये अरेस्ट आपका कर लिया जाए। तो दैट इज कॉल्ड द एंटिसिपेटरी बेल। ध्यान रखिएगा तीनों के बारे में। सेक्शन आपको याद हो या ना हो, लेकिन टाइपोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और अगर आईपीएस बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली सेक्शंस जो है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है वियतनाम के बारे में। वियतनाम अपना बॉर्डर जो है किसके साथ शेयर करता है, पूछा गया कि 3 जो है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स बना के दिए, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। और वियतनाम बेसिकली न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया है। ज्योग्राफी रिलेटेड, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया चाइना जो है वियतनाम के नॉर्थ में हो सकता है, थाईलैंड इसके वेस्ट में है, और लाओस इसके ईस्ट में है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। वियतनाम किससे अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और उसके कंसर्निंग 3 स्टेटमेंट दे रखी है, और जो डायरेक्शन है वो भी दे रखी है। कहा है चाइना नॉर्थ में है, एक बार मैप पे देखते हैं, क्या चाइना इसके नॉर्थ में है और इससे बॉर्डर शेयर करता है, तो ये वियतनाम है, ये बॉर्डर जो है चाइनीज शेयर कर रहे हैं इसके साथ, और ये नॉर्थ में ही है। लाओस के बारे में कहा है कि लाओस ईस्ट में है। देखिए लाओस बॉर्डर तो शेयर कर रहा है, बट वियतनाम के ईस्ट में नहीं है, वियतनाम के वेस्ट में है। थाईलैंड जो है वो कहा गया कि इसके वेस्ट में। देखिए थाईलैंड वेस्ट में तो है, लेकिन इससे बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। देखिए आपको दोनों कंडीशन जो है वो मैच करनी है, डायरेक्शन भी और लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करता हुआ भी होना चाहिए। चाइना नॉर्थ में भी है और लैंड बॉर्डर भी शेयर कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाता है। थाईलैंड वेस्ट में तो है लेकिन लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, तो इस वजह से गलत हो जाता है। लाओस लैंड बॉर्डर तो शेयर कर रहा है लेकिन उसके ईस्ट में नहीं है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी हुई, सिर्फ पहली। और यहां पे बात करी जाए न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को लेकर, आपको पता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है अपनी मैन पावर का। यहां पे वियतनाम के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि डिफेंस ऑपरेशंस के अंदर हम कैपेबिलिटी अपनी जो है इंक्रीज करेंगे, और जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनकी भी जो कोलैबोरेशन है वो यहां पर हम करेंगे। तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन को लेकर जो वियतनाम है और इंडिया है, दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। चलिए, तो मैप अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली आप विंटर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट। इसमें आपको वेरियस वीडियो सीरीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम की हो, स्पेक्ट्रम एनिमेशन हो, इंडियन पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, मेंस की टेस्ट सीरीज हो, या फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो अलॉन्ग विद द सी सेट के पेपर्स। देन आपको गाइडेंस भी इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है। इसकी जो वैलिडिटी है 2 साल तक की है, सो दैट आपको कॉन्टिन्यूस गाइडेंस जब तक कि आप इंटरव्यू की स्टेज को भी क्लियर नहीं कर लेते वो आपको मिलती रहे। सो यू कैन चेक दिस आउट ऑन exam.netmock.com, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल के बारे में। पूछा गया इस नए पोर्टल को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हैज 8 मेजर कंपोनेंट्स। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है इसके अंदर 8 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। हो सकता है इट शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव्स एट अ सिंगल पॉइंट। एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल के ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लाइमेट को लेकर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इंडिया, यूएनईपी इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो बेसिकली पोर्टल है जहां पे 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन सेंटर है, सारी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग आपके यहाँ पे
जो क्लाइमेट इनिशिएटिव्स है उसको लेकर प्रोवाइड करी जाएगी। सो मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ये जो लॉन्च किया है, कहा है द पोर्टल विल हैव ऑल द मेजर स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, हम अपने क्लाइमेट चेंज को सुधारने के लिए बेसिकली जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करें, जो भी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट सोर्स। आप भी अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, बिकॉज एनवायरमेंट इकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इस पर्टिकुलर पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन रिसोर्स जो है आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे 8 मेजर कंपोनेंट्स होने वाले, तो यस 8 मेजर कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम 1 मिनट में देखते हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, बट इट इज इनिशिएटेड बाय या फिर लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने इसे लॉन्च किया है द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ना कि यूएनईपी इंडिया के द्वारा। तो जो हमारी मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, उसके द्वारा ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट की सारे इनिशिएटिव्स क्लाइमेट चेंज को लेकर रखे जाएंगे, 1 पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें 8 कंपोनेंट्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो 8 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इंडियाज क्लाइमेट प्रोफाइल इसमें बताई जाएगी, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंडियाज एनडीसी गोल्स जो है, देन अडेप्टेशन एक्शन हमारे क्या है, मिटिगेशन एक्शन में हमने क्या क्या लिया है, बायलैटरल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन हमने कौन कौन सी साइन करी है, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस किस किस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन जहां पे बताया होगा कि एनवायरमेंट को लेके हमने कितना इंप्रूव किया है, हमारी रैंकिंग डिफरेंट इंडेक्सेस के अंदर जहां पे एनवायरमेंट को लेके बेस बना के रैंकिंग करी गई होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाली है। और वैसे भी अगर आप देखें तो एग्जाम के अंदर भी, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस पोर्टल को एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि सब्सिडाइज नहीं करी जाती। तो क्या है, फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज नहीं किया जाता। व्हाट अबाउट रेलवेज, देन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है डाइवेस्टमेंट पे फोकस कर रही है। डाइवेस्टमेंट क्या होता है, डाइवेस्टमेंट इज जस्ट अपोजिट टू इन्वेस्टमेंट। देखिए होता क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है, जब गवर्नमेंट इसमें पैसा डालेगी तो उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट इसमें से पैसा निकाल लेगी उसे कहेंगे डाइवेस्टमेंट। अब पैसा कब निकालेगी, जब किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन करना है, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का 2.1 लाख करोड़ का एक टारगेट है डाइवेस्टमेंट का, कि डाइवेस्टमेंट के थ्रू इतना पैसा रेज करना है। इस वजह से जो बीपीसीएल है, दैट इज एलपीजी कंज्यूमर्स, जो बीपीसीएल को यूज करते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको कहा गया कि हम इसका डाइवेस्टमेंट करेंगे और प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसको लेके जाएंगे। और ये कहा गया कि ये किया जाएगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 से पहले। तो 31 मार्च 2021 से पहले जो बीपीसीएल है इसका डाइवेस्टमेंट किया जाएगा। हो सकता है पूरी तरीके से इसे प्राइवेटाइज भी कर दिया जाए। इससे होगा क्या, जो पैसा मिलेगा, जो डाइवेस्टमेंट के हमारे टारगेट्स हैं 2.1 लाख करोड़ को रेज करने के, उसको मीट करने में आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है बीपीसीएल को यहाँ पे डाइवेस्ट करने के बाद कुछ लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को मिले, और जो ये टारगेट अचीव करना है इसको अचीव करने में गवर्नमेंट को आसानी हो। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। उससे पहले चलो एक मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि बीपीसीएल जब प्राइवेटाइज भी हो जाती है ना, उसके बाद भी ये मत मानिएगा कि जो आपको एलपीजी सब्सिडी मिल रही है वो बंद हो जाएगी। आपकी एलपीजी सब्सिडी जो है वो एज यूजुअल कंटिन्यू रहने वाली है। बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन होने से इसको इंपैक्ट नहीं होने वाला है, तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्या फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है? तो यस, फर्टिलाइजर के ऊपर दी जाती है। रेलवेज के बारे में तो आपको पता ही है, पूरा वेलफेयर सेक्टर है, तो यहां पर भी जो एक सब्सिडी का कंपोनेंट है वो रहता है। और एलपीजी के बारे में तो मैंने बता दिया। तो जब तीनों को यहां पे सब्सिडी दी जाती है तो क्या आंसर सी होगा? नहीं, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्सिडाइज। क्योंकि तीनों ही सब्सिडाइज है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही ऐसे एरियाज है जिनको सब्सिडाइज किया गया। बैकग्राउंड न्यूज भी मैंने आपको बता दी, डाइवेस्टमेंट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ज्योतिराव फूले के बारे में। तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है बट अगेन इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ था। तो पूछा गया कि ज्योतिराव फूले के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। वैसे ये स्पेक्ट्रम की जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है उसमें भी हमने ये डिस्कशन किया है, तो जिन लोगों ने वो सीरीज सब्सक्राइब करी और वहां पे वीडियोस देखे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए क्वेश्चन का आंसर करना काफी इजी रहने वाला है। पहली स्टेटमेंट कहती है फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज को उन्होंने फाउंड किया था। हो सकता है ही ओपन द ऑर्फनेज होम टू अवॉइड इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए उन्होंने एक ऑर्फनेज होम जो था वो भी बनाया था। एंड हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड गुलामगिरी। गुलामगिरी उनके मेजर कामों में से कोई एक काम है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स जो है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी थे, देन स्टेट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार थे, उन्होंने अपनी होमेज जो है वो पे करी है महात्मा ज्योतिराव फूले को ऑन हिज 130th
डेथ एनिवर्सरी, तो 130वीं डेथ एनिवर्सरी के ऊपर यहाँ पे होमेज जो है वो पे करी गई है। इस वजह से ये न्यूज़ में थे, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो न्यूज़ में थी और उनको लेकर 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो क्या उन्होंने सत्यशोधक समाज को फाउंड किया था? तो यस, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। उन्होंने ऑर्फनेज होम भी बनाए थे ताकि इन्फेंटिसाइड को रोका जा सके, तो ये अच्छा काम भी उन्होंने किया था। साथ में जो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है, उन्होंने जो गर्ल्स हैं और विमेन है उनके लिए स्कूल भी खोले थे ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके, शिक्षा जो है उनको दी जा सके। गुलामगिरी नाम की एक बुक जो थी वो भी उन्होंने लिखी थी, उनके फेमस कामों में से एक है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट जो ज्योतिराव फूले हैं उनके बारे में करेक्ट है। फूले वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा ऑन May 11th 1888 बाय विठलराव कृष्णजी वाडेकर, ए महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट। तो उनको ये जो टाइटल दिया गया था इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया एथीना स्वान इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेट करता है? क्या ये विमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस से रिलेट करता है, स्पीसीज ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड है, सॉफ्टवेयर असेंबली नेटवर्क है, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई और ही चीज है? सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, एथीना स्वान क्या है? बेसिकली एथीना स्वान एक चार्टर है, एथीना स्वान चार्टर, जो कि इवेल्युएशन करता है और एक्रेडिशन करता है, एक तरीके का प्रोग्राम है यूके के अंदर, ताकि जेंडर इक्वालिटी जो है वो इंक्रीज करी जा सके स्टेम के अंदर। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। स्टेम के अंदर जो विमेन पार्टिसिपेशन है इसको इंक्रीज किया जा सके, उसके लिए एक एथीना स्वान करके एक चार्टर बनाया गया था, विमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस को लेके है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात करता है ड्राई स्वैब आरएनए एक्सट्रैक्शन फ्री टेस्टिंग मेथड के बारे में। पूछा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा यहाँ पे कथन सही है। इट हैज द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ टेस्टिंग बाय 40 to 50%। तो 40 से 50% तक आपकी जो कॉस्ट है टेस्ट की और जो टाइम है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। इट इज ईजी टू इंप्लीमेंट विद नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू किट्स। कोई नई किट्स की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास पहले से जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उसी के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड इट रिक्वायर्स वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम की इसके अंदर जरूरत पड़ती है। सोचिए। चलिए देखिए, CSIR का एक सेंटर है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB। इनको अभी ICMR के द्वारा परमिशन दी गई है कि वो चाहे तो स्वैब आरएनए, ड्राई स्वैब आरएनए एक्सट्रैक्शन टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। अब इस टेस्टिंग का फायदा क्या है? इस मेथड का फायदा ये है कि फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के अंदर जो हम RT-PCR कर रहे थे, अभी RT-PCR के पूरे टेस्ट को लगा रहे थे, उसके कंपैरिजन में फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में करी जा सकती है और इवन जो टाइम है वो भी 40 to 50% रिड्यूस किया जा सकता है। इजी टू इंप्लीमेंट है, कोई नई इक्विपमेंट की इसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज है जो कि बेनिफिशियल है, दैट इज VTM, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। इसकी इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। तो ड्राई स्वैब टेक्निक डज नॉट रिक्वायर VTM एंड RNA एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है ये डायरेक्टली RT-PCR टेस्टिंग के साथ यूज किया जा सकता है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जान लेते हैं VTM के बारे में। तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होता है? देखिए, जब भी कन्वेंशनल मेथड से टेस्टिंग करी जाती है, जो स्वैब सैंपल्स लिए जाते हैं, अगर आपका कोविड टेस्ट हुआ है तो आपको पता होगा स्वैब सैंपल्स जो हैं आपके नेजल एरिया से या फिर आपके थ्रोट से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरे के पूरे सैंपल्स होते हैं ये आपके रखे जाते हैं एक लिक्विड के अंदर, और उस लिक्विड को फिर किया जाता है, हेवली पैक किया जाता है। पैकिंग में टाइम भी बहुत लगता है और इसमें कॉस्ट भी ज्यादा आती है। तो लिक्विड के अंदर पहले रखा जाता है, फिर उसे हेवली पैक किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर टाइम ज्यादा लग गया, आपका कॉस्ट ज्यादा लग गई। इस वजह से कन्वेंशनल मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, रिजल्ट जो होते हैं काफी टाइम के बाद आते हैं, और जो कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा लग जाती है। लेकिन नए मेथड के अंदर आपको VTM की जरूरत नहीं है, उसे आपको लिक्विड में डालने की जरूरत नहीं है, एट द सेम टाइम उसे हेवली पैक करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से टाइम भी आपका बचता है और आपकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्रैक UPSC एग्जाम इन 200 डेज के बारे में जान लेते हैं, फिर हम रिवीजन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे और फिर मेंस के क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको जो डे वाइज प्रिपरेशन होती है वो करने का मौका मिलता है। सो बेसिकली जो पूरा सिलेबस है आपका वो वेरियस डेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप डे 1 में जाएंगे, आपके जो असाइनमेंट्स दिए गए उस डे 1 के असाइनमेंट को पूरा करेंगे, देन नेक्स्ट डे डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में आप जाके अपने असाइनमेंट्स को पूरे करते जाएंगे। डे 1 को ओपन करेंगे तो आपको स्ट्रेटेजी वीडियो दिखेगा जो आपको बताएगा तैयारी कैसे करनी चाहिए। फिर आपको जो उस दिन के अंदर जो असाइनमेंट्स है, जो लेक्चर्स है, जैसे पॉलिटी का लेक्चर एक दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम का लेक्चर दिया हुआ है, वो दिया होगा, वो आपको कंप्लीट करना है। PDF दी होगी, वो कंप्लीट करनी है। देन आपके यहाँ पे क्विजेज होंगे, जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है क्या वो आप सही तरीके से रिमेंबर कर पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं, वो क्विजेस आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल बताएंगे। बीच बीच में यहां पर जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी करे जाएंगे। देन यहां पे मैराथन सेशंस भी होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको इन 200 डेज के अंदर मिलने वाली है।
और आपको शेड्यूल जो है आपका उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा अभी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ों को टाइम के हिसाब से डिवाइड करके ये पूरा शेड्यूल जो है यहाँ पे बनाया गया है। सो आपका पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो प्रिपरेशन पे होना चाहिए। शेड्यूल वी आर मेकिंग फॉर यू सो दैट इन 200 डेज आपकी एक रॉक सॉलिड प्रिपरेशन जो है हो सके। चलिए इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा exam.netmock.com के ऊपर, और चाहे तो विंटर 50 कोड को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं फॉर 50% डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे रिवीजन जो हम करने वाले हैं फॉर 30% मोर रिटेंशन। शुरुआत हमारी हुई थी राज्यसभा को लेकर, हमने देखा था कितने मेंबर्स होते हैं और 1/3 मेंबर्स 2 साल में रिटायर होते हैं, इसके बारे में जाना था। डिसोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है। देन हमने ये भी देखा था कि जो सीट अभी वेकेंट हुई है वहां पर जो बीजेपी है वो अपने नए कैंडिडेट को नॉमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद डिस्कशन हुआ था वेस्ट टू ईस्ट में, हमने मैप के ऊपर देखा था सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई एंड ओमान जो थे वो लाइन से उन्होंने यहाँ पर आपकी पोजीशन जो थी वो दिखाई थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एससीओ के बारे में, तो 2001 में क्रिएट किया गया था। रशियन चाइनीज लैंग्वेज जो बोली जाती है, इसके अंदर यूरो एशियन कंट्रीज जो है वो आती हैं। देन इसके बाद जो कंट्रीज के नाम है, 2 कंट्रीज के नाम एससीओ की मुझे जरूर बताइएगा। राइट टू बेल देखा था, राइट टू लाइफ के अंदर आता है, इनफर्ड राइट है। इसके बाद डिस्कशन हमारा था वेरियस टाइप्स की बेल्स के बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वियतनाम, किस किस से बॉर्डर शेयर होता है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, इसके बारे में पूरी चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था इंडिया के क्लाइमेट चेंज पोर्टल के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, इवन आपके एग्जाम के लिए भी ये पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप इसको एक बार विजिट कर लीजिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ था इनके 8 कंपोनेंट्स के बारे में जो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने जाना था सब्सिडीज किस किस के ऊपर दी जाती है, तो फर्टिलाइजर से लेके रेलवेज, एलपीजी के ऊपर सब्सिडीज दी जाती है। बीपीसीएल का केस भी हमने डिस्कस किया था, और डाइवेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में भी जाना था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ज्योतिराव फूले के बारे में, तो कौन सी बुक लिखी थी, सत्यशोधक समाज बनाया था, ऑर्फनेज होम बनाए थे, इसके बारे में हमारी यहाँ पे डिस्कशन हुई थी। और इनको जो ये टाइटल था वो किसने दिया था ये भी हमने जाना था। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, एथीना स्वॉन। तो यहाँ पे जो विमेन है उनका साइंस के अंदर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए, उससे कंसर्निंग ये चार्टर है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ड्राई स्वब आरएनए एक्सट्रैक्शन फ्री टेस्टिंग मेथड के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपकी कॉस्ट और आपका टाइम जो है 40 to 50% कम होने वाला है। वीटीएम इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। प्रीलिम्स क्वेश्चन जिसका आपको आंसर करना है, इफ यू वांट टू विन द फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, तो उसके लिए आपको TX2 या T/2 प्रोग्राम के बारे में बताना है। इसका एम क्या था, इसके अंदर क्या करना था, किसकी संख्या को डबल करना था, क्या लायन की संख्या को डबल करना था, या फिर टाइगर के नंबर को डबल करना था, या फिर किसी और चीज की नंबर को डबल करना था। सोचिएगा इसके बारे में, हमने डिस्कस किया था कल इसके बारे में। मेंस के क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो बता देता हूं। चलिए मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है तो बताइएगा, डू यू थिंक डाइवेस्टमेंट ऑफ पीएससीज इज अ गुड स्टेप फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डाइवेस्टमेंट जो है क्या वो एक अच्छा स्टेप है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। इसका आंसर आप करिएगा netmock.com के ऊपर मैसेज सेक्शन के अंदर जाके, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया है वो है अक्षय सोनोने। तो अक्षय आपने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पे जीती है, तो आप मुझे @prince_luther पे बता दीजिएगा कि आपको किस लैंग्वेज में ये मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, और किस ईमेल जो है अपना जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी मार्क्स अपने स्कोर किए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इवन दो आपने 0 भी स्कोर किया है तब भी उसे जरूर लिख दीजिएगा, और दोबारा से अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को इंप्रूव जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखना जरूरी है, सो दैट यू कुड सी इट इंप्रूविंग इन द कमिंग मंथ्स। टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू कुड गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।